नमस्कार साथियों, आप सभी का आर्यन आल एग्जाम नोट्स में मैं राम नरेश मिश्र स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? हमें आशा है कि आप सभी नियमित रूप से अपने अध्ययन में लगे होंगे। ये हमारे द्वारा प्रसारित वीडियो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए एवं बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थियों तथा अन्य विद्यार्थियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं आप सभी के लिए नागरिक शास्त्र भाग 8 प्रस्तुत कर रहा हूं, जिनमें बहुत ही चुनिंदा प्रश्नों को चिन्हित किया गया है और जो अक्सर परीक्षाओं में प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। तो आपका ज्यादा समय न गवाते हुए आइए हम सब वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, नागरिक शास्त्र प्रत्येक व्यक्ति को एक आदर्श नागरिक बनाता है और देश के प्रति समर्पित रहने का भाव पैदा करता है। इसी कारण से नागरिक शास्त्र का महत्व हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और विभिन्न परीक्षाओं में भी नागरिक शास्त्र से जुड़े प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो आइए हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1 है, भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों को देखने के पश्चात सही ऑप्शन डी है 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। वहीं भारत डोमिनियन की प्रभुत्व संपन्न संविधान सभा के रूप में 14 अगस्त 1947 को पुनः समवेत हुई। भारत की संविधान निर्मात्री परिषद की प्रथम बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को हुई, उसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान निर्मात्री सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। प्रश्न 2, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों को देखने के पश्चात सही ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक सुभाष चंद्र बोस थे, जो कि यहाँ ऑप्शनों में नहीं है, अतः इसलिए यहाँ ऑप्शन डी सही है। प्रश्न 3, गुटनिरपेक्ष वैदेशिक नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू ने। स्वतंत्रता के बाद भारतीय विदेश नीति के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुटनिरपेक्ष विदेश नीति को अपनाया। नेहरू का कहना था, गुटनिरपेक्ष का अर्थ है कि भारत उचित एवं अनुचित में विभेद करके स्वतंत्र विदेश नीति अपनाए। अतः भारत एक स्वतंत्र विदेश नीति पर काम करता है और किसी गुट में शामिल नहीं है। प्रश्न 4, संपत्ति संबंधी ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है महात्मा गांधी ने। संपत्ति संबंधी ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन महात्मा गांधी ने किया था। उनका मानना था कि संपत्ति का कोई एक रखवाला होना चाहिए और उसकी देखरेख में संपत्ति का सभी के लिए सदुपयोग होना चाहिए। प्रश्न 5, राज्य अच्छे मार्ग में बाधाओं की बाधा है, यह कथन किसका है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है टी.एच. ग्रीन का। टी.एच. ग्रीन ने यह बात कही है कि राज्य अच्छे मार्ग में बाधाओं की बाधा है। टी.एच. ग्रीन ने कहा कि राज्य सदैव व्यक्तियों के अच्छे मार्ग का निर्माण करता है और जो बाधा बन के आता है उसके लिए एक बाधा बन जाता है। प्रश्न 7, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स ने। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने यह दिखाने के लिए किया था कि पूंजीवादी प्रणाली में
पूंजीपतियों द्वारा श्रमिक का किस प्रकार शोषण किया जाता है, इसका वर्णन उन्होंने दास कैपिटल में किया है। कार्ल मार्क्स कहते थे कि जो मजदूर कार्य करता है उसमें मालिक अपने मुनाफा के अतिरिक्त पूंजी निकाल के जो पूंजी बच जाती है वह भी हड़प लेता है। इस प्रकार से वह अतिरिक्त आमदनी करके बहुत बड़ा ताकतवर बन जाता है, जबकि मजदूर का शोषण होता है और वह वास्तविक गरीब ही बना रह जाता है। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से व्यक्तिवादी विचारक कौन है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, हर्बर्ट स्पेंसर। वैज्ञानिक दृष्टि से व्यक्तिवाद का प्रबल समर्थन हर्बर्ट स्पेंसर ने किया। स्पेंसर के अनुसार राज्य संस्था इस बात का परिणाम है कि व्यक्ति अपूर्ण, स्वार्थी तथा विकृत प्रकृति का है। वह अपूर्ण एवं स्वार्थी होने के कारण अपना स्वार्थ पूरे करने के लिए अपराध करता है और इस अपराध को रोकने के लिए राज्य संस्था का अस्तित्व रहता है, अर्थात राज्य बनाया गया है। प्रश्न 8, स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन बी है, मॉन्टेस्क्यू। स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक का नाम मॉन्टेस्क्यू है। प्रश्न 9, उपयोगितावाद सिद्धांत का जनक कौन माना जाता है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, जर्मी बेंथम को। बेंथम ने ह्यूम के विचारों के आधार पर उपयोगितावाद का पूर्ण व्यवस्थित ढांचा खड़ा किया तथा यह प्रतिपादित किया कि किस प्रकार उपयोगितावादी विचारों द्वारा राज्य के कार्यों को मानव के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है। प्रश्न 10, राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, जेम्स प्रथम ने। 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड के स्टुअर्ट जेम्स प्रथम द्वारा इंग्लैंड में दैवी अधिकार का इतना अधिक समर्थन किया गया कि राजाओं को देवता ही बना दिया गया। लॉ ऑफ फ्री मोनार्की नामक पुस्तक में जेम्स प्रथम ने लिखा कि राजाओं को देवता कहना उचित है क्योंकि पृथ्वी पर उनकी और ईश्वरीय शक्ति की समानता है। प्रश्न 11, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। वास्तव में स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। वे एक विधिवेत्ता थे और एक कानून के संविधान के शिल्पकार थे। इसीलिए स्वतंत्र भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को स्वतंत्र भारत का प्रथम कानून मंत्री बनने का गौरव भी प्राप्त है। प्रश्न 12, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं जो कि पुर्तगाल के निवासी हैं। प्रश्न 13, दार्शनिक राजा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, प्लेटो ने। प्लेटो का कहना है कि राज्य तभी आदर्श स्वरूप प्राप्त कर सकता है जब राज्य का शासन ज्ञानी एवं निस्वार्थ दार्शनिक शासकों के द्वारा हो। दार्शनिक राजा के शासन का यह सिद्धांत प्लेटो का एक प्रमुख और मौलिक सिद्धांत है। प्रश्न 14, भारतीय राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, 245। भारतीय राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या जो कि राज्यों से कुल 233 और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं जो कि बहुत ही विशेष क्षेत्रों में
उनका ज्ञान बहुत ही पूर्ण होता है। खेल के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, मनोरंजन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के क्षेत्र में और विभिन्न क्षेत्रों में वे प्रतिभावान होते हैं। इस तरह कुल वर्तमान में भारतीय राज्यसभा की संख्या 245 है। हालांकि राज्यसभा में कुल 250 सदस्य होते हैं। प्रश्न 15, सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन ए है, रूसो ने। सामान्य इच्छा का सिद्धांत राजनीतिक चिंतन के लिए रूसो की एक अमर देन है। रूसो ने सामान्य इच्छा को समझने के लिए यथार्थ इच्छा एवं आदर्श इच्छा में भेद किया है। प्रश्न 16, रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है। यह कथन किसका है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन बी है, मैकाइवर का। मैकाइवर ने कहा कि रक्त संबंध से समाज को जन्म मिलता है और समाज बाद में विस्तृत राज्य को जन्म देता है और बाद में तब ये विश्व का निर्माण होता है। इस प्रकार से मैकाइवर ने पूरे समाज को, पूरे पारिवारिक समुदाय को और विश्व को एक करने का प्रयास किया। प्रश्न 17, संघीय कार्यपालिका उत्तरदायी होती है। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, लोकसभा के प्रति। संघीय कार्यपालिका वास्तव में सरकार है जो कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, क्योंकि लोकसभा एक निम्न सदन है और जनता द्वारा चुना जाता है। इस तरह सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। इसी कारण कार्यपालिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी मानी जाती है। जब तक उसे लोकसभा में समर्थन प्राप्त है तभी तक सरकार अपने पद को धारण कर सकती है। प्रश्न 18, भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल की सलाह मानने को बाध्य है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, 74वां। अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने से ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार करने की उपेक्षा कर सकता है और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य भी करता है। प्रश्न 19, भारत का उपराष्ट्रपति चुना जाता है। तो वह कैसे चुना जाता है? यहाँ ऑप्शनों को देखने के पश्चात सही ऑप्शन डी है, लोकसभा तथा राज्यसभा के द्वारा। लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा भारत का उपराष्ट्रपति चुना जाता है। लोकसभा के निर्वाचित सांसद और राज्यसभा के निर्वाचित सांसद भारत के उपराष्ट्रपति को मत देते हैं और उन्हीं में से उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। प्रश्न 20, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को कितने प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई हैं? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, 3। भारतीय संविधान में संकट की स्थिति की सामना करने के लिए राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई हैं, जिनमें युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में वह अनुच्छेद 352 का प्रयोग कर सकता है और राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर अनुच्छेद 356 का प्रयोग कर सकता है और वित्तीय संकट उत्पन्न होने पर अनुच्छेद 360 का प्रयोग कर सकता है। हालांकि भारत में अभी तक वित्तीय संकट का प्रयोग अनुच्छेद 360 के अंतर्गत नहीं किया गया है। शेष 2 शक्तियां अनुच्छेद 352 और 356 का प्रयोग हो चुका है। प्रश्न 21, संकटकालीन स्थिति में नागरिकों के मौलिक अधिकार क्या किए जा सकते हैं? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन सी है, स्थगित किए जा सकते हैं।
तो संकटकालीन घोषणा के लागू रहने के समय में 19वें अनुच्छेद द्वारा नागरिकों को प्राप्त 6 स्वतंत्रताएं स्थगित हो जाएंगी और राज्य द्वारा इन स्वतंत्रताओं को प्रतिबंधित या स्थगित करने वाले कानूनों का निर्माण किया भी जा सकेगा। प्रश्न 22, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का समावेश किस देश के संविधान से प्रेरित होकर किया गया था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन सी है, आयरलैंड। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के नाम से राज्य के पथ प्रदर्शन हेतु कुछ सिद्धांतों की व्यवस्था की गई है। इसका उल्लेख संविधान के 4th भाग में है। भारतीय संविधान में इस संबंध में आयरलैंड के संविधान से मार्गदर्शन प्राप्त किया गया है। प्रश्न 23, किस संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है 42वां। मूल कर्तव्य 10 हैं। ये अनुच्छेद 51 क में अंतर्विष्ट हैं, जो 42वें संशोधन अधिनियम 1979 द्वारा अंतः स्थापित किया गया है। हालांकि वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है। प्रश्न 24, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन बी है 44वां। 44वां संशोधन संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार से अलग कर दिया है। अब संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार माना गया है। इस तरह से अब वह संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रह गया है। अगर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उस संपत्ति को कानूनी रूप से सिद्ध करना होगा। प्रश्न 25, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन बी है 73वां। संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है। प्रश्न 26, प्लेटो के आदर्श राज्य में कौन सा वर्ग सामाजिक संरचना का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है प्रशासक वर्ग। प्लेटो के आदर्श राज्य में प्रशासक वर्ग को एक सामाजिक संरचना का हिस्सा नहीं माना गया है। उसका कहना है आदर्श राज्य जनता द्वारा निर्मित होता है और उसमें प्रशासक वर्ग की भूमिका नहीं है, बल्कि सामान्य वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। प्रश्न 27, जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा किससे संबंधित है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है लोकतंत्र की मार्क्सवादी अवधारणा से। जहां लोकतंत्र के अधिकांश सिद्धांतों का सरोकार उदार लोकतंत्र की विविध अभिव्यक्तियों से है, वहीं जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा मार्क्सवादी चिंतन से जुड़ी हुई है। जनवादी लोकतंत्र के अंतर्गत बुर्जुआ, निम्न बुर्जुआ, किसान और सर्वहारा वर्ग अपनी मिलीजुली सरकार बनाते हैं। प्रश्न 28, जॉन लॉक के अनुसार व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार हैं। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन ए है जीवन, स्वतंत्रता एवं संपत्ति का अधिकार। जॉन लॉक के अनुसार व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति है, जिसकी हर हाल में हिफाजत की जानी चाहिए। और लॉक यह कहता है कि हर व्यक्ति जो सामाजिक समझौता किया वह इन्हीं जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के लिए समझौता किया, इसलिए प्राकृतिक अधिकार की उसकी हर हाल में रक्षा होनी चाहिए। प्रश्न 29, लेवियाथन का लेखक कौन था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन ए है हॉब्स। थॉमस हॉब्स का जन्म ब्रिटेन के मेल्सबरी नामक स्थान में सन 1588 में हुआ था। वह एक पादरी का पुत्र था और उस नाते उसे बाइबिल का गहन ज्ञान था।
मेल्सबरी तथा ऑक्सफोर्ड में उसने शिक्षा प्राप्त की। 1691 ईस्वी में 91 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हुई थी। हाब्स की रचनाओं में प्रमुख रूप से डिसिवे लेवियाथन, डी कार्पिरे पॉलिटिको, डी होमाइन, कानून के तत्व, गृह युद्ध पर एक वार्ता प्रमुख उसकी रचनाएं हैं। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न नंबर 30, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण किसका पर्याय है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन बी है, पंचायती राज का। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण एक पंचायती राज का पर्याय है, क्योंकि पंचायती राज में गांव स्तर की सरकार होती है जो सीधे जनता से जुड़ी होती है, जनता की समस्याओं को सुनती है। इस तरह अलग अलग भागों में रहते हुए भी एक इकाई के रूप में देश के लिए काम करती है। अतः यह विकेंद्रीकरण का एक रूप है। दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। आप निश्चित रूप से हमारे द्वारा दिए गए 2 प्रश्नों को जरूर समझते होंगे, इसलिए इनके उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि प्रश्नों को बताने में असुविधा उत्पन्न होती है तो वीडियो को पूरा अच्छे से देखें। प्रश्न 1 है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था? और प्रश्न 2, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, जिससे तमाम तैयारी करने वाले आप जैसे लोग इससे लाभान्वित हों, अपने जीवन को एक अच्छे मार्ग की ओर मोड़ सकें, अपने लक्ष्य को प्राप्त हो सकें। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मेरे द्वारा प्रतिदिन 10 बजे रात सारे वीडियो जो क्रमशः अपलोड किए जाते हैं उसे आप देखें और नियमित रूप से जब भी आपको समय मिले सारे वीडियो को देखें, अच्छे से अपनी तैयारी करें। कल मैं आप सभी के लिए इतिहास भाग 9 प्रसारित करूंगा, तो अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से जारी रखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करें, जितने ज्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। हमें आशा है आप अपनी परीक्षा की तैयारी सफल जरूर करेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।